जय हिंद। जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग 10th का जो है क्रैश कोर्स टाइप का जो है क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव पूरा जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज हिस्ट्री का 10th के हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, ये 10th का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन। साथ साथ में कमेंट करके भी बताइएगा, है ना, और बाकी हम इसमें बताते चलेंगे, पूरा डिस्कशन चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक का ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का ये वास्तुकार रहता है, ये जर्मनी का एकीकरण करता है बिस्मार्क। और ये शुरुआत से ही जो है एक क्रांतिकारी टाइप का रहता है और ये जो है जर्मनी का एकीकरण करता है ना। किसका एकीकरण करता है? जर्मनी का। किसका एकीकरण करता है? जर्मनी का एकीकरण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। सबको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो फ्रांस। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। किसका? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का शासक। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। कहाँ का शासक? फ्रांस का। बोलना तुम सब है। चलो अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? है ना, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक। क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और ये गैरिबाल्डी जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी जो है ये इटली के एकीकरण में अपना योगदान देता है। किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण में योगदान देता है। इटली के एकीकरण के योगदान में कौन कौन आता है? सबसे पहले मेजनी आता है। कौन आता है? मेजनी आता है। उसके बाद आता है काउंट काउर आता है। कौन आता है? काउंट काउर आता है ना, काउंट काउर आता है। और उसके बाद गैरिबाल्डी आता है। कौन आता है? गैरिबाल्डी, है ना, गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी, और ये जो लास्ट में जो बचा हुआ रहता है इटली का एकीकरण का, उसको विक्टर इमैनुअल आके पूरा कर देता है। तो गैरिबाल्डी भी इटली के एकीकरण में अपना योगदान देता है। और ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की, है ना, योगदानों की चर्चा करें, है ना। तो ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। और गैरिबाल्डी जो है दक्षिणी इटली का, कौन सी इटली का? दक्षिणी इटली का एकीकरण करता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक रहता है। क्या रहता है? नाविक। पेशा मतलब समझ रहे हो ना, उसका काम जो है वो नाविक होता था शुरुआत में। लेकिन गैरिबाल्डी जो है शुरुआत में कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहता, फिर काउंट काउ के विचारों से प्रभावित रहता भी है। कौन? गैरिबाल्डी।
और गैरिबाल्डी दक्षिण इटली का एकीकरण करता है। कौन सी इटली का? दक्षिणी इटली का एकीकरण करता है गैरिबाल्डी। और एकीकरण करके ये क्या करता है, फिर ये अपना हिस्सा जो दक्षिण इटली का रहता है फिर किसको दे देता है, फिर विक्टर एमेनुएल को सौंप देता है कि आप ही जो शासन चलाइए। लेकिन विक्टर एमेनुएल इसे दक्षिणी इटली का शासक बनने के लिए ऑफर देता है ना, लेकिन ये मना कर देता, साफ इनकार कर देता है और ये फिर चला जाता है कहाँ, ये एक साधारण किसान बन जाता है। क्या बन जाता है? साधारण किसान, अपना किसानी करने लग जाता है ये गैरिबाल्डी। और दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का श्रेय गैरिबाल्डी को जाता है। किसको जाता है? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती, कौन सा? लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो, तुम सब बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना? वियना कांग्रेस के द्वारा, है ना, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में, है ना, फ्रांस में किस शासन का, किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई, है ना। चलो इसका आंसर हो जाएगा बिना, ये क्वेश्चन क्या है, बिना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा किसका? बुर्बो राजवंश। कौन सा? बुर्बो राजवंश का जो है फिर से जो पुनर्स्थापना हुआ था। और ये राजवंश जो है पुरातन राजवंश व्यवस्थाएं चल रही थी फ्रांस में। ये बिना कांग्रेस कब हुआ था? तो बिना कांग्रेस हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। और बिना कांग्रेस में जो है एक मतलब बहुत सारे जो ऑस्ट्रिया इसमें सबसे मेन था, हेड था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। और इसमें बहुत सारे जो है देश मिल के साथ में जो है बिना कांग्रेस किया था। कौन सा? बिना कांग्रेस। और बिना कांग्रेस के जरिए जो है कहाँ फ्रांस में ना, फ्रांस में फिर से जो है उसी सत्ता को अपनाया गया जो पहले की सत्ता को हटा दिया गया था, बुर्बो राजवंश का। कौन सा? बुर्बो राजवंश की सत्ता को फिर से पुनर्स्थापित किया गया था फ्रांस में। किस ये, और इसी में जो है 1815 में ही नेपोलियन का जो है, नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन जो फ्रांस की गद्दी पे नेपोलियन शासन कर रहा था, ये बिना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन का शासन क्या हो गया? समाप्त हुआ और फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना। तो प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। छठा क्वेश्चन नंबर छठा, है ना। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? सन 1870 में क्या क्वेश्चन बोलो? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था, यही ना, है ना। सुनना ध्यान से। 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। ये युद्ध को किस नाम से जाना जाता है ना। ये क्वेश्चन ये भी होगा कि 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सेडौन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडौन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडौन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, सेडौन का युद्ध के नाम से, ठीक है। और ये 1870 में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। इससे पहले 1866 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेडोवा का युद्ध। कौन सा? सेडोवा का। और ये किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध हुआ था, है ना। और ये हुआ था किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया का हार हुआ और पर्सा विजयी रहा था, है ना। याद रखना कि सेडोवा का युद्ध पूछेगा तो 1866 और सेडौन का युद्ध पूछेगा तो 1870 में।
है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी। कोई प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7वां। हाँ, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। चलो अगला क्वेश्चन, 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां ना। यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। याद रखना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन आता है एग्जाम में, है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आएगा, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन बोलो, है ना, यंग यूरोप, कौन सा? यंग यूरोप की स्थापना संस्थापक कौन था? अच्छा, यंग यूरोप का संस्थापक, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, है ना, संस्थापक कौन था? कौन था? चलो सुनना इसको, यंग यूरोप का संस्थापक, इसका आंसर हो जाएगा यंग यूरोप का संस्थापक जो है कौन था? ये मेजनी था। कौन था? मेजनी। सुनना ध्यान से, मेजनी यंग यूरोप का जो है, पहले इसके पहले यंग इटली, कौन सा? यंग इटली। और ये मेजनी वही मेजनी है जो इटली के एकीकरण का जो है ये मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली का मसीहा कहा जाता था मेजनी को। किसको? और इटली का पैगंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली का पैगंबर भी कहा जाता है। किसको? मेजनी को। मेजनी ने सबसे पहले जो इटली के एकीकरण के लिए जो प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहा और इसे जो है इटली छोड़ के पलायन करना पड़ा, दूसरा जगह भागना पड़ गया। और इसी ने सबसे पहले 1831 में, कब? 1831 में यंग इटली का, किसका? यंग इटली का, किसका? यंग इटली की स्थापना किया। यंग इटली की, किसकी? यंग इटली की। और 1834 में, कब? 1834 में इसने यंग यूरोप का, किसका? यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग यूरोप का। क्या ये मेजनी इटली का एकीकरण कर पाया? नहीं कर पाया। ये प्रयास किया था, शुरुआत इसी ने किया था इटली के एकीकरण के लिए, ये शुरुआत किया था। उसने सबसे पहले जो ये मेजनी जो है एक क्रांतिकारी और धार्मिक संगठन भी चलाया, और ये कार्बोनरी से भी जुड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था? कार्बोनरी एक व्यापारियों का क्या था? एक समूह था, और उससे भी जुड़ा था ये। ठीक है, तो याद रखना इसको। यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831 में। किसने किया? मेजनी ने। और 1834 में किसकी स्थापना किया? यंग यूरोप, है ना। तो ये मेजनी ने, दोनों का जो है स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? तो 1834 में, और यंग इटली की स्थापना तो 1831 में। कोई प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? बोलो। इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, एकीकरण के विरुद्ध कौन था? एकीकरण के विरुद्ध कौन था, है ना, कौन था? क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली, अभी बताएं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है दोनों साथ साथ में लगभग होता है। एक होता है इटली का एकीकरण 1870 में, और जर्मनी का एकीकरण 1871 में लगभग चलते रहता है। लेकिन शुरुआत में जो है इटली और जर्मनी की एकीकरण के इसका जो है बहुत विरोध रहता है, और इसका सबसे मेन जो है इसका विरोध था वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? इसका एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। और इटली और जर्मनी के जो जनता यहाँ चाहते थे कि ये हमारा जो है आगे इसमें लोकतंत्र बने। क्या बने? लोकतंत्र बने, एकीकरण हो इटली का और अच्छा शासन चले, पुरातन व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था। लेकिन राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र लाना चाहता था। राजतंत्र को समाप्त करके कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र लाना चाहता था, लोकतंत्र लाना चाहता था। यहाँ इटली और जर्मनी में एकीकरण करना चाहता था, लेकिन इसका घोर विरोधी था कौन? ऑस्ट्रिया। इसी के इटली और जर्मनी के बगल में ही जो है ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। और ये इस दोनों के एकीकरण के घोर विरोधी था, और सबसे बड़ा बाधा मेन यही था ऑस्ट्रिया। कौन था?
ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ये ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का घोर विरोधी था और ये पुरातन व्यवस्था को ही अपनाना चाहता था। ये राजतंत्र में ही विश्वास रखता था, राजतंत्र को ही ये चाहता था, राजतंत्र ही चलते रहे पूरे जो है यूरोप में, राजतंत्र व्यवस्था चलते रहे। ये इटली और जर्मनी का एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। तो सबसे बड़ा बाधा कौन था? है ना, ऑस्ट्रिया। और ये सब्जेक्टिव में भी आएगा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का या 5 नंबर में कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी, है ना, उसको लिखें। बात समझ में आ रहा है ना? और क्यों था ये ऑस्ट्रिया? क्योंकि ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? पुरातन व्यवस्था, राजतंत्र। कौन सा? और ये घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी, इसलिए वो एकीकरण होने देना नहीं चाहता। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो, क्या है क्वेश्चन? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? हाँ चलो इसको बता दिए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी एक ही वो मेन था उसमें, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था और उसने जो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करके जो है क्या किया? जर्मनी का एकीकरण किया। मतलब वो जानता था कि बिना खून बहाए जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता, तब उसने रक्त और लौह की बोला। रक्त और लौह, लौह मतलब तलवार और रक्त, जब तक खून नहीं बहेगा, रक्त नहीं बहेगा, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। किसने? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का एक वास्तुकार। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1800 अभी जस्ट बताया है उसका कि 1871 में कौन सी संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की, है ना, याद रखना। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और ये फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोलो। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति, सुनना, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में, कहा? फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुई, है ना? 1830 में फ्रांस की क्रांति देखो। फ्रांस की सबसे मेन क्रांति होती है जो विश्व चर्चित क्रांति फ्रांस की क्रांति 1789। कौन है? 1789 में क्रांति होती है फ्रांस में, है ना। और उसके ये क्रांति बहुत हद तक जो है कुछ ना कुछ जो है ये मतलब एक पूरे यूरोप में जो ये क्रांति फैल जाती, पूरे यूरोप में क्या आज पूरे विश्व में जो ये क्रांति का जो है पूरा चर्चा चला है। फ्रांस की क्रांति 1789। कौन सा? 1789। लेकिन वहां ये 1789 में फ्रांस में जो है वहां के लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है 1830 में क्रांति हुई। कब हुई? 1830 में, जिसमें चार्ल्स दशम जो चार्ल्स दशम को छोड़ के भागना पड़ा। किसको? चार्ल्स दशम उस टाइम शासक था। कौन था? चार्ल्स दशम। तो ये भी क्रांति 1830 में जब क्रांति हुई थी, है ना, तो इस टाइम जो है क्रांति जब हुआ तो फ्रांस के, है ना, फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? फिर 1830 की क्रांति के बाद तो संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र नहीं आया था 1830 में, गणतंत्र भी नहीं हुआ था, बल्कि संवैधानिक राजतंत्र हुआ था कि राजा ही शासन करेगा लेकिन संवैधानिक आधार पे। किस पे? संवैधानिक, एक संविधान होगा और उसके तहत जो है राजा शासन करेगा। ये 1830 की क्रांति का था। लेकिन लास्ट में 1848 में, कब? 1848 में फ्रांस की क्रांति होती है और ये क्रांति जो है पूरी फ्रांस की स्थिति को बदल के रख देता है। और 1848 की क्रांति जो है ये, इसके बाद जो है फ्रांस में कोई क्रांति नहीं होती और इसी टाइम जो है फ्रांस गणतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र, पूरे स्वतंत्र रूप से अपनाता है। और इसी में जो है फ्रांस के द्वारा, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब सबको स्वतंत्रता होगा, कुछ सबको समान माना जाएगा और बंधुत्व की, भाईचारे की जो है बात की जाएगी। और 1848 के बाद जो है
पूर्ण रूप से गणतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? गणतंत्र। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन की व्यवस्था हुई? तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक 1830 में कौन? चार्ल्स दशम, है ना, चार्ल्स दशम, यहाँ इसको हटा दिया जाता है और फिर अलग वंश, आर्लियंस वंश, लुई फिलिप कौन बनता है? लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक बनता है। कौन बनता है? लुई फिलिप। और किस वंश का रहता है लुई फिलिप? आर्लियंस वंश। कौन सा वंश? आर्लियंस वंश। कोई प्रॉब्लम? आगे अगला क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क, अभी बोले ना। चलो कौन था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर। संबंधित था। जाल्वे राइन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जाल्वे राइन कौन है? जाल्वे राइन। जाल्वे राइन जो है ये किससे संबंधित है? जाल्वे राइन एक संस्था थी। क्या थी? संस्था थी। संस्था थी जो किससे संबंधित था? जाल्वे राइन संस्था जो है किससे संबंधित था? तो जाल्वे राइन संस्था जो है ये व्यापारियों से संबंधित था। और ये बताए थे कि व्यापारी जो है, इसमें जब पढ़ा रहे थे उस टाइम पूरा, तो उस टाइम बताए थे, है ना, कि जाल्वे राइन जो है एक संस्था थी व्यापारियों की, क्योंकि व्यापारियों से शुल्क लिया जाता था। क्या लिया जाता था? सीमा शुल्क लिया जाता था। और व्यापारी लोग परेशान थे, इसलिए सभी व्यापारियों ने मिलकर एक संस्था बनाया जिसका नाम क्या रखा? जाल्वे राइन। क्या रखा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जाल्वे राइन किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों, किसकी संस्था थी? व्यापारियों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान दिया? ये तो बता चुके हैं, है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उत्तर। इटली के एकीकरण में जो है कौन कौन योगदान दिया? तो कौन कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, और लास्ट में जो बचा उचा रहा वहां का शासक विक्टर एमेनुअल ने पूरा कर। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा संधि कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि, जेनेवा संधि जो है कब हुआ था? जेनेवा संधि जो हुआ था 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में, है ना, 1854। जेनेवा संधि 1954 है, 1954। अच्छा, जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954। 1800, अच्छा हाँ 1954। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, आगे बोलो। इस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया। आगे बोलो। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल, है ना, हेगेल, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? किस देश का, किस देश का दार्शनिक था? दार्शनिक था, है ना। ये सब कमेंट करके बताओगे कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था, ये तुम। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 47। क्वेश्चन नंबर 47, है ना, क्या है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन थे? तुर्की के समर्थन में, है ना, तुर्की के समर्थन में कौन सा देश था? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र था। कौन था? मिस्र था। कौन था? याद रखना, मिस्र। तुर्की का समर्थक कौन कर रहा था? मिस्र कर रहा था। और तुर्की किस में पराजय हो जाती है? क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन बैंक यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है ये इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन बैंक का। अगर इसमें कुछ छूटा हो, है ना, अगर चैप्टर पढ़ाना तो इसमें कमेंट करना है कि चैप्टर अगर पूरा पढ़ाना तो पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। बाकी इसका फिर जो है अगला जो है दूसरा चैप्टर आएगा। दूसरा चैप्टर, है ना, समाजवाद, साम्यवाद और उसकी क्रांति। कल अगला बार जो है, कल जो है दूसरा चैप्टर का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप इससे बने रहे हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे बहुत सारे जो है अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से हर बार जो क्वेश्चन बनता है और आप इसको ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव खत्म करके सब्जेक्टिव बताया जाएगा, है ना।
जय हिंद, जय भारत।